साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बहुजनों की राजनीति का बुरा हाल क्यों हुआ? आखिर बहुजनों की राजनीति गर्त में क्यों जा रही है? या फिर कोई बहुजनों को वोट देना नहीं चाहता? जो देश में तमाम पिछड़े समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, SC ST OBC के बहुसंख्यक जिनकी आबादी देश में 85% है और उन्हीं की पार्टियों को वोट नहीं मिलता है और उन्हीं की पार्टियों का जनाधार रात दिन कम होता जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन साथियों, हाल ही में जो भी हुआ, आपने देखा 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की सरकार आई, 1 में कांग्रेस की सरकार आई और 1 में सरकार आई आदिवासियों की। वो मिजोरम का राज्य था। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी वहां पर आपने देखा होगा कि लगभग वोट बैंक दोनों को बराबर बराबर सा मिला है, बीजेपी और कांग्रेस को। यानी कि बीजेपी के समकक्ष कांग्रेस को भी बराबर वोट मिला, थोड़ा कम रहा और सरकारें बनी बीजेपी की। जब कांग्रेस के पास अपना खुद का वोट बैंक नहीं है, देश में SC ST OBC के लोग ही वोटर्स ज्यादा हैं, ये लोग वोट करने वाले हैं, इनका निर्णय होगा, उसको कुर्सी देंगे, वो पार्टी जीत कर आएगी। क्या ये लोग SC ST OBC के लोग अपने दलों को वोट नहीं कर सकते? और बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि जितनी ज्यादा पार्टियां देश में बनेगी बहुजनों की, उतना ही इनका वोट बढ़ता जाएगा और इनकी सरकार नहीं बन पाएगी और इनको लगातार हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथियों, जो कांग्रेस वर्तमान में अपने आप में पूरा घमंड कर रही थी, राहुल गांधी जी को पूरा घमंड था अपने ऊपर कि 5 के 5 राज्यों को मैं जीत लूंगा, आखिर कांग्रेस का घमंड चकनाचूर हो ही गया। राहुल गांधी जी का घमंड टूट ही गया। चाहे वो मोदी जी ने EVM के सहारे तोड़ा या रियलिटी में चुनाव जीतकर तोड़ा। और जितना वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी को मिला था 2018 में, इस बार उससे बेहतर नीचे चला गया। हालांकि तीसरे नंबर की पार्टी रही BSP 3-4 राज्यों में, जहां पर सपा, RJD, आम आदमी पार्टी, इनके सामने कुछ नहीं टिकी। बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी पार्टी BSP है अगर देश के लेवल की राजनीति की जाए तो। लेकिन साथियों, जो हाल इतना खराब इस बार हुआ है देश के अंदर बहुजनों का, इससे पहले कभी हुआ है? आप एक बात ये भी मान सकते हैं कि EVM में धोखाधड़ी की गई होगी, क्योंकि कई जगह पोस्टल पेपर खोले गए, कई जगह EVM की सील तोड़ी गई और कई जगह कैमरे बंद कर दिए गए। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। और खासकर साथियों, जहां जहां जिस बूथों पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, उन बूथों पर बीजेपी 100% हारी है। ये हकीकत है। लेकिन जो कांग्रेस का घमंड टूटा है, अगर कांग्रेस चाहती 4 के 4 राज्यों में, मिजोरम को छोड़ के, अगर कांग्रेस चाहती 4 के 4 राज्यों में बीजेपी को हराना, तो बड़े आराम से हरा सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने नहीं चाहा और जो गठबंधन 2024 के लिए बना था बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस ने उसमें भी लात मारी। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ, जिन्होंने कहा था कि कौन है अखिलेश अखिलेश, जो गठबंधन का बड़ा चेहरा था अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, उनको बाहर कर दिया या उनकी बेइज्जती कर दी। और मध्य प्रदेश में पहले अखिलेश यादव जी को बिठा कर रखा कि 5 सीटें दी जाएगी गठबंधन के लिए, फिर हाथ हिला दिया, झंडी दिखा दी गई, एक भी सीट नहीं दी। अगर साथियों कांग्रेस चाहती कि तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी को हराना है, बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है, तो कांग्रेस ने गठबंधन क्यों नहीं किया? कांग्रेस BSP से गठबंधन करती, सपा से गठबंधन करती, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती। अगर गठबंधन कर लेती तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता और 2024 के लिए भी रास्ता बड़ा तैयार हो जाता। बीजेपी वहां से भी भागती, लेकिन कांग्रेस चाहती ही नहीं। कांग्रेस का घमंड कई बार टूट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस केवल अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है। या तो बीजेपी सत्ता में रहे या फिर कांग्रेस सत्ता में रहे। लेकिन साथियों, अगर बहन कुमारी मायावती जी को एक इशारा भी कांग्रेस देती, उनको फोन भी करती, उनको बुलाते कि बहन जी हम गठबंधन करना चाहते हैं 4 राज्यों में, तो साथियों यकीन मानिए एक भी राज्य में सरकार नहीं बनती बीजेपी की। क्योंकि BSP को वोट बैंक जो मिलता है,
आपने देखा मध्य प्रदेश में बीएसपी को 3 पॉइंट कुछ % वोट मिला। और जब एक एक सीट का महत्व होता है, एक एक वोट का महत्व होता है, मध्य प्रदेश में देखा 3 पॉइंट कुछ % वोट मिला, राजस्थान में 1.88% वोट बैंक मिला बीएसपी को। अगर ये वोट बैंक मिल जाता तो क्या बीजेपी वहां से हारती? नहीं, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती और आखिरकार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और 2024 के लिए भी साथियों, अगर राहुल गांधी जी गठबंधन के लिए हाथ नहीं बढ़ाएंगे 2024 में, तो पक्का मान के चलिएगा 2024 में भी भाजपा ही दोबारा परचम लहराएगी। इस बात को आप लिख कर रख लीजिएगा। लेकिन राहुल गांधी का यहां पर घमंड टूटा। अब हो सकता है कि वो गठबंधन करे और बसपा को भी साथ में जोड़े, क्योंकि बसपा ही तीसरे नंबर की ऐसी पार्टी है देश में जो बीजेपी कांग्रेस के बाद आती है। बसपा का वोट बैंक सारों के सारे राज्यों में है। बसपा का वोट बैंक बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह बसपा का वोट बैंक है। लेकिन साथियों, जो एक डाउट ईवीएम के ऊपर हो रहा है, ईवीएम के ऊपर देश के 50% लोगों का डाउट बन रहा है कि बीजेपी ने ईवीएम में झोलमोल करके ये चुनाव जीता है। पहले बीजेपी ने मीडिया के माध्यम से माहौल बनवाया कि कांग्रेस भी जीत सकती है, पलड़ा बराबर भारी है, और राहुल गांधी जी धोखा खा गए। बीजेपी ने झूठा माहौल बनवाया ताकि राहुल गांधी जी गठबंधन ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। और राहुल गांधी जी को लगा कि हम तो अकेले ही काफी है, और जब नतीजे आए सारे बीजेपी के पक्ष में आए, और राहुल गांधी जी को लगा कि हम धोखा खा गए। लेकिन कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना रखा है, तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका जी पूरे इंडिया में भागे क्यों फिर रहे हैं? खड़गे जी कहाँ नहीं दिखे आपको? खड़गे जी आपको कहाँ दिखे हैं? खड़गे जी को पीछे धकेल दिया गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन नाम राहुल गांधी जी का चल रहा है, नाम सोनिया गांधी जी का लहर रहा है, नाम प्रियंका गांधी जी का कर रहा है। राहुल गांधी जी रैली कर रहे हैं, खड़गे कहाँ चले गए? एकमात्र कर्नाटक जीत के, अब कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने खड़गे जी को आगे रखा, कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए। और जब इनको एक एहसास हुआ, एक ओवर कॉन्फिडेंस हुआ कि हमारी तो लहर चल गई, खड़गे जी को पीछे धकेल दिया गया, चुनाव फिर हार गए। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं ये अच्छा ही हुआ, मैं कहना चाहूँगा, बहुजन समाज के लिए अच्छा ही हुआ, मैं कहना चाहूँगा। भले ही बीजेपी 3 राज्य जीत गई, 2024 के लिए भाजपा को हराने का इससे बड़ा सुनहरा मौका नहीं है। कांग्रेस के पास, बीएसपी के पास, आम आदमी पार्टी के पास, अखिलेश यादव के पास, और कमलनाथ को जाना चाहिए अखिलेश यादव जी के पास, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको अनाप शनाप बका, हम इंडिया वाला गठबंधन बनाएंगे, बड़े मजबूती से बनाएंगे, और जो 10 से 12 दल इन्होंने छोड़ रखे थे उनको भी साथ लेकर चलेंगे। और चाहे फिर बीजेपी कुछ भी सेट कर ले, ईवीएम सेट कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि 100% तो कर नहीं सकती है ना, तो फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन जो शक ईवीएम पे जा रहा है इन 4-5 राज्यों में कि बीजेपी ने ईवीएम सेट करी है, उस पे साथियों मेरा भी शक जा रहा है कि हाँ, बीजेपी ने ईवीएम सेट करी है। क्योंकि आपने देखा स्ट्रांग रूम में लगातार एंट्री पाई गई, अवैध रूप से एंट्री हुई, पोस्टल बैलेट पहले ही खोल दिए गए, कहीं पर ईवीएम की पेटी की सील टूटी मिली, तो कहीं पर कैमरे बंद मिले, तो कहीं पर ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच गई। इन सब के क्या मायने हैं? और साथियों, जिस चिप को ईवीएम में डाला करते हैं और जो ईवीएम मशीन जो इंसानों ने बनाई है, उसको हैक किया जा सकता है। साथियों, हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, जब हम धरती पे बैठ के चंद्रयान को चांद पर भेज देते हैं और उसको बैठ के यहाँ से कंट्रोल करते हैं, तो ये छोटी सी मशीन ईवीएम जो आपके हाथों में है, इसको आप हैक क्यों नहीं कर सकते? जो इसको बनाते हैं वो इसको आराम से हैक कर सकते हैं। ईवीएम के ऊपर पूरा डाउट जा रहा है, लेकिन साथियों देखना होगा क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।
साथियों कुछ जगह तो ऐसी भी रही, एक बसपा के प्रत्याशी हैं, इनको देख लीजिए, इसको पढ़िए आप। एक प्रत्याशी ऐसा भी मिला जिनको खुद का ही वोट नहीं मिला ईवीएम मशीन के माध्यम से। जी हाँ साथियों, यानी कि जो वहां का प्रत्याशी था उसने वोट भी दिया होगा अपना, उनके परिवार के भी 6-7 वोट थे, उनके पक्ष में ही वोट गए, लेकिन उसको अपना भी वोट नहीं मिला उस बूथ पर। खबर को देख लीजिए, एक ऐसा प्रत्याशी जिसे खुद का वोट नहीं मिला, बसपा ने ईवीएम में सेटिंग का लगाया आरोप। हरिभूमि न्यूज है ये, धमतरी की खबर है। कुरूद विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि उसे खुद का वोट नहीं मिला, ईवीएम में सेटिंग की गई है, कांग्रेस और भाजपा को ही वोट मिले, जबकि अन्य पार्टियों के वोट इन पार्टियों के प्रत्याशियों में बंट गए। कुरूद के बसपा प्रत्याशी लालचंद पटेल ने बताया कि जिस पोलिंग बूथ पर वे वोटर है, मतों की गणना हुई, उस बूथ में उसे शून्य वोट मिला। उसने बताया कि उसके घर में 6 सदस्य हैं जिन्होंने उनके पक्ष में वोट किया था, वह वोट उसे नहीं मिला। यहाँ तक कि खुद ने भी अपने नाम पर मोहर लगाई थी। ईवीएम में सेटिंग के चलते खुद का वोट भी उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बताया कि गांव में ही पटेल समाज के 140 सदस्य हैं, जिनमें से अधिकांश ने उन्हें वोट दिया। उन्हें कुल 351 वोट मिले, वह भी इधर उधर के पोलिंग बूथ से। धमतरी के बसपा प्रत्याशी धनाराम साहू ने बताया कि ईवीएम में ऐसी सेटिंग की गई है कि अन्य पार्टियों के वोट भी कांग्रेस और भाजपा में बंट गए। उन्हें 1084 वोट मिले। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम शिकायत पत्र तैयार किया है। सोमवार को शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले की जांच की मांग करेंगे। उन्होंने धमतरी में फिर से चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है। अब इससे क्या साफ होता है साथियों, यानी कि जो प्रत्याशी है उसने अपने नाम के सामने ही मोहर लगाई, बत्ती भी जली होगी, पर्ची भी दिखी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वोट नहीं मिला। ये कह रहे हैं चलो मेरे घर में 6 सदस्य हैं, सबने मेरे पक्ष में वोट दिया, हम मान लेते हैं कि 6 के 6 ने किसी और को वोट दे दिया, भाजपा को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया, लेकिन जो खुद का अंगूठा लगा रहा है और जो प्रत्याशी है खुद का बटन दबाया आपके अपने नाम के सामने, खुद का भी वोट नहीं मिला, तो क्या इस पे शक नहीं करोगे आप? क्या इस पे डाउट नहीं करोगे? तो साथियों जल्द से जल्द देश से ईवीएम नाम का जो ये एक तंत्र है, यंत्र है, इसको जल्द से जल्द देश से खत्म करना होगा। इसको मिट्टी में दबाना होगा, कूड़ेदान में फेंकना होगा, तभी देश का लोकतंत्र बचेगा। अन्यथा आप देखते रहिएगा, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पार्टी बनाइए, चुनाव लड़िए, अपने आप को बर्बाद करिए और चुनाव जीतेगी सिर्फ बीजेपी और सिर्फ बीजेपी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन जब तक ईवीएम रहेगा तब तक ये लोग 80% अपने पाले में रिजल्ट रखेंगे और अपने आप कुर्सी संभालते रहेंगे और देश का विनाश करते रहेंगे। तो साथियों आप इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।